गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल वेग बंटन का प्रायोगिक सत्यापन कि मैक्सवेल ने जो गैस के अणुओं का वेग बंटन फलन दिया, उस वेग बंटन फलन का प्रायोगिक रूप से सत्यापन किस प्रकार से किया गया, उसके लिए जो सबसे पहले प्रायोगिक सत्यापन है वो जार्टमैन और को द्वारा 1930-34 में किया गया। और इसमें ये जो उपकरण है वो इस तरह से बनाया गया कि इसमें एक भट्टी है। इस भट्टी में वह पदार्थ रखे जाते हैं जो कि ठोस अवस्था में है, जैसे कि चांदी ठोस अवस्था में रखी जाती है जब भट्टी में, तो वो गैसीय रूप में प्राप्त होती है। और इस गैस के अणु जब इस भट्टी के छिद्र में से निकलते हैं तो ये S1 और S2 दो अणुपुंज को सीमित करने के लिए रेखा छिद्र हैं। और ये इस रेखा छिद्र में से अणुपुंज निकलने के बाद ये एक सिलेंडर C है। इस सिलेंडर C जो है वह इस एक्सिस A के प्रति लगभग 6000 परिक्रमण प्रति मिनट से घुमाया जा सकता है। यदि सिलेंडर विराम अवस्था में यानी ये कांस्टेंट है तो अणुपुंज रेखा छिद्र S में से सिलेंडर में सीधे प्रवेश करता है और एक वक्र कांच की प्लेट G से टकराता है। यहाँ पर कांच की प्लेट G है, यहाँ से मॉलिक्यूलर बीम आएगी और इस G प्लेट पर टकराएगी। अणु कांच की प्लेट पर चिपक जाते हैं और किसी भाग पर पहुँचने वाले अणुओं की संख्या प्लेट पर परिणामी कृष्णता को माइक्रोफोटोमीटर से मापकर निर्धारित किया जाता है। ये अणुपुंज ये कांच की प्लेट पर चिपक जाएंगे। इस कांच की प्लेट पर अणु चिपक गए तो उसको हम माइक्रोफोटोमीटर से नापकर इसकी कृष्णता को निर्धारित कर सकते हैं। जब सिलेंडर घुमाया जाता है तो अणु सिलेंडर में केवल उस लघु समय अंतरालों की अवधि में प्रवेश करते हैं जब रेखा छिद्र S3 अणुपुंज के सम्मुख आता है। यानी सिलेंडर को जैसे जैसे घुमा रहे हैं सिलेंडर को, तो ये जब ये सिलेंडर का जो छेद है, ये छेद इस अणुपुंज के जैसे ही सामने आएगा तो इसमें से अणुपुंज इस रेखा छिद्र में से एंटर हो जाएगा। यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, जैसे कि ये दे रखा है क्लॉकवाइज है, तो कांच की प्लेट दाईं ओर गति करती है। ये यूं गति करेगा तो ये ऐसे गति करेगी। जब अणु सिलेंडर में व्यास को पार करते हैं तब सिलेंडर की विराम अवस्था में G पर संघट्ट बिंदु के सापेक्ष घूर्णी अवस्था में बाईं ओर टकराते हैं। जितने अधिक वे धीरे चलते हैं ये संघट्ट बिंदु उतनी ही अधिक दूरी पर बाईं ओर होता है। अतः प्लेट के किसी भाग की कृष्णता का निर्देश बिंदु से उस भाग की दूरी की सापेक्ष आलेख अणुपुंज के वेलोसिटी स्पेक्ट्रम का मापन है। तो इस प्रयोग के द्वारा वेलोसिटी स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया गया। सेकंड मेथड जो है मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, उसके लिए जो सेकंड मेथड है वो स्टरमान, सिम्पसन और स्टर्न ने दिया। इसमें क्या किया गया कि इसमें भट्टी O के रेखा छिद्र में से सीजियम का अणुपुंज बाहर निकलता है, जो समांतरकारी छिद्र S में से गुजरकर एक तप्त इस S यहाँ से गुजर करके एक तप्त टंगस्टन के तार D पर टकराता है। ओके, सीजियम अणु जब तप्त तार D से टकराते हैं तो वे आयनित हो जाते हैं। आयनित होकर के और तार के चारों एक ऋण आवेशित युक्त सिलेंडर द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। तार पर टकराने वाले सीजियम अणुओं की संख्या सिलेंडर की ओर बढ़ने वाले अणुओं की धारा आयनों की धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सीजियम अणुओं पर यदि गुरुत्व बल नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को यदि हम 0 माने, तो उस स्थिति में सभी अणु रेखा छिद्र S में से गुजरकर स्थिति D पर प्राप्त होते हैं, चाहे अणुओं का वेग कितना भी हो। यदि हम ये कहें कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स को यदि हम नेग्लेक्ट माने तो ये S में से निकलकर D पर टकराते हैं, परंतु गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। इस स्थिति में गतिमान अणुओं का पथ सीधा नहीं होकर के परवलिक बन जाता है। अतः रेखा छिद्र O से 37 दिशा में निकलने वाला अणु रेखा छिद्र S में से होकर नहीं गुजरेगा, परंतु यदि परमाणु पथ 2 या 3 का अनुसरण करते हैं, ये 2 पथ है, ये तीसरा पथ है, तो रेखा छिद्र S से गुजर सकते हैं। प्रक्षेप 3 के पथ की अपेक्षा 3 जो पथ है
वो पथ का जो यहाँ पर टकराएंगे अणु वो D2 पर टकराएंगे, 2 पथ वाले अणु हैं वो D1 पे टकराएंगे। अतः ऊर्ध्वाधर विस्थापन के फलन के रूप में आयनिक धारा के मापन से वेग बंटन प्राप्त होता है। इस तरह से आयनिक धारा और जो हाइट है उसके बीच में जो ग्राफ खींचा गया वो ये डॉट है, वो तो एक्सपेरिमेंटल से वेग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले अणु प्राप्त हुए, और ये जो प्रायोगिक परिणाम हैं और सैद्धांतिक वक्र ये आया, प्रायोगिक परिणाम ये डॉट्स हैं। तो दोनों वक्र जो हैं वो आपस में सहमति रखते हैं। इस तरह से मैक्सवेल के वेग वितरण नियम की पुष्टि इस सिद्धांत द्वारा की जाती है, इस प्रैक्टिकल द्वारा की जाती है। 2 प्रैक्टिकल हो गए। तीसरा प्रैक्टिकल और यथार्थपूर्वक किया गया। इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर का उपयोग किया गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें भट्टी से प्राप्त, यहाँ पर भट्टी लगी हुई है, उस भट्टी से आणविक पुंज जो प्राप्त हो रहा है उस आणविक पुंज को रेखा छिद्र S से एक निर्वातित कक्ष में प्रवेश करता है, जिसके दूसरे सिरे पर एक संसूचक D लगा होता है। ठीक है, यहाँ से आणविक पुंज आया और ये एक निर्वातित कक्ष है और इस कक्ष में से गुजर करके दूसरे सिरे पर एक संसूचक D लगा होता है, वहाँ पर पहुँचती है। रेखा छिद्र S व संसूचक D के मध्य वेग निर्वाचक रखा जाता है। वेलोसिटी सिलेक्टर है ये। वेलोसिटी सिलेक्टर कैसे हैं? वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या है, वेलोसिटी सिलेक्टर में एक एक्सेल पर 2 चकती D1 D2, ये एक चकती है, एक ये D2 चकती है। इन चकती के सिरों पर 2 खांचे कर दिए जाते हैं, ये स्लॉट्स काट दिए D1 और D2। चकतियों को ज्ञात कोणीय वेग से घूर्णित किया जाता है। रेखा छिद्र S से निकलकर अणु पहली चकती D के खांचे को पार करते हैं, यानी यहाँ से जैसे अणुपुंज निकला इस खांचे को पार करते हैं। इस पुंज में से जो ये पुंज आया, इस D1 को पार करा, इस पुंज में से केवल वे अणु दूसरी चकती D2 में बने खांचे को पार कर संसूचक D पर पहुँच पाते हैं, जिनके लिए D1 से D2 तक की दूरी तय करने में लगा समय घूर्णी चकती D2 का खांचा 1 अथवा पूर्ण संख्या में चक्कर पूरा कर सामने आए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आणविक पुंज आया, इस चकती के खांचे में से निकला, और जैसे ही आणविक पुंज इस चकती के खांचे में से निकला तो वह आणविक पुंज ही इस D2 से बाहर निकल पाएगा, जो कि ये आणविक पुंज इस समय D2 पर आ रहा है, जबकि D2 अपना कोणीय वेग पूरा करके एक चक्र पूरा कर लेता है। एक चक्र पूरा कर लेगा तो वापस उसी स्थान में, या पूर्ण चक्कर 2 चक्कर कर लेगा तो वापस पूर्ण स्थान पर। इस तरह से पूर्ण संख्या में चक्कर पूर्ण कर ले ये D2। जब ये खांचा यहाँ पर आ जाएगा तभी यहाँ से ये अणु निकल पाएंगे। इस प्रकार से चकतियों के कोणीय वेग को, ये चकती का कोणीय वेग को परिवर्तित करके अलग अलग वेग के अणुओं को संसूचक पर प्राप्त किया जा सकता है। चकतियों के घूर्णन वेग से अणुओं के वेग की गणना सरलता से की जा सकती है। जो अणुओं का जो वेग है वो v बराबर है L/Δt। डेल्टी क्या है, जितने समय में ये घूर्णन गति कर रहा है, तो डेल्टी बराबर होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा है इस चकती का कोणीय वेग। तो L है इन दोनों खांचों के बीच की दूरी, तो L ω/2π ये मान रख दिया dt की जगह। ओमेगा इस चकती का कोणीय वेग रख दिया, L इन दोनों के बीच की दूरी रख दिया, तो उससे क्या होगा, उससे अणुओं का वेग कैलकुलेट हो जाएगा। और ये निश्चित वेग के अणु ही संसूचक पर संसूचित होते हैं। संसूचक प्लेट पर निक्षेपित परत की मोटाई से विभिन्न वेगों के अणुओं की आपेक्षिक संख्या कैलकुलेट की जाती है। इस तरह से ये 3 प्रयोग हैं। इन सब प्रयोगों से मैक्सवेल वितरण के वेग नियम की पुष्टि होती है। अब हम पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं कि किसी कण की संपूर्ण अवस्था या विन्यास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र राशियों या निर्देशांकों की संख्या को उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी किसी कण की व्याख्या करने के लिए उसमें आवश्यक निर्देशांकों की संख्या, किसी कण की संपूर्ण अवस्था को निर्धारण करने के लिए जितनी स्वतंत्र राशियों की आवश्यकता होती है या जितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, वो उस कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। और इस स्वतंत्रता की कोटि से हम अणु की ऊर्जा निकालेंगे। तो आज का जो क्लास है वो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत, जो कि स्वतंत्रता की कोटि पर डिपेंडेंट है। आज के लिए थैंक्स।